आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एक एडिटोरियल है। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, क्या अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करेंगे? इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं, बात करेंगे। और क्राइम अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर बोले कि क्या बात है, सारे नेताओं की फ़ोटो और क्राइम अफेयर्स, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं यार, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, बस कोइंसिडेंस है। तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। जबलपुर मर्डर केस की हमने बात की है, किस तरीके से नाबालिग और उसके प्रेमी ने उनके पिता और 8 साल के बच्चे को मार के फ्रिज में ठूस दिया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। पूरा विपक्ष नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पक्ष दिखेगा। चिराग पासवान से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। ये कौन है भाई? चंद्र बाबू नायडू जहाँ 8 महीने पहले तक थोड़े बीमार से, थोड़े कंधे झुके हुए दिख रहे थे। और भैया हमारे मीम के राजा नीतीश कुमार, मुझे सबसे बढ़िया मीम लगा, मेलोनी को मैसेज कर रहे हैं नीतीश कुमार, हेलो क्या पहनी हूँ। बहुत सारी मीम्स आई हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है मुझे ज़रूर बताइएगा। पर 4 जून को रिजल्ट आ गए और ये पता चल गया कि अब बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो टीडीपी और जेडीयू की मदद मिलेगी, लगेगी। तो यहाँ पे निरंजन सरकार, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक, उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उनसे सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी क्या अपनी पॉलिटिक्स चेंज करेंगे, क्या होने वाला है ऑपोजिशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्ड। तो सबसे पहले उनसे सवाल पूछा कि जो ऑपोजिशन ने इस बार संविधान को बचाना है ये इशू रेस किया, क्या ये एवरेज वोटर से कनेक्ट कर पाया? तो निरंजन सरकार बताते हैं कि भाई देखिए, अगर आप इस तरीके के प्रिंसिपल को, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को अगर आप हिट करते हैं तो लोग उससे कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन का बहुत ज़्यादा बोलबाला था कि भैया ऐसे तो बहुत करप्ट हो, लेकिन एक बार बीजेपी में आए तो उसके बाद सारे पाप धुल गए। अशोक चवन से लेकर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, और इसका जो फ़ायदा है वो विपक्ष ने बहुत तगड़े तरीके से उठाया। लेकिन जब वो संविधान की बात करते हैं, जब आप बोलेंगे संविधान बदलेगा, अब देखिए कोई यहाँ पे डेफिनेटली नरेंद्र मोदी संविधान नहीं बदलने वाले थे। और सबसे आइकॉनिक चीज़ ये है, मतलब क्योंकि इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया, तो जब आपने देखा कि सरकार आई और कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट क्या मतलब जिन्होंने भी सपोर्ट दिया उनकी मीटिंग हुई, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने संविधान को सर से लगाया। तो एक क्लियर मैसेज था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट लोग इतना, देखो यार, लोग बहुत, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता है। 99% उनको पता भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नॉर्म्स है। बट उनको एक चीज़ पता है कि हाँ, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो संविधान सॉल्व करता है। तो लोगों को ये लगा कि अगर संविधान गया तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए माइनॉरिटीज़, नॉन माइनॉरिटीज़ भी हम देखते हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है कि क्या वी हैव अ बेटर सेंस ऑफ इंडियन वोटर, आप किस तरीके से वोट करते हैं? तो यहाँ पे जवाब दिया गया है कि देखिए, नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हमको देखने को मिला है, स्पेशली हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, फिर से किसान आंदोलन हुआ और सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया, तो वोटर सेंटिमेंट पे उस पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ जो पिछले इलेक्शन में थी ना, एक यूनिफाइंग मोदी वेव जो है वो देखने को नहीं मिली। नेशनल सेट ऑफ प्रिंसिपल जो पिछली बार बताए गए थे, इस बार लोकल्स पे इलेक्शन लड़े गए हैं। जो केंद्रीय मुद्दे हैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान गया नहीं लोगों का। जो लोकल मुद्दे हैं, जो रीजनल इश्यूज है, उस पर ज़्यादा ध्यान गया। जैसे वेस्ट बंगाल में रीजनल फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। तो एक तो नेशनल कैंपेन आप करेंगे किस पे भाई? 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान हुआ, तो उस पर डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी के बावजूद बहुत अच्छे वोट मिले। हालांकि जीएसटी बहुत अच्छा कदम था, डिमोनेटाइजेशन अच्छा नहीं था, वो तो खैर सभी मान चुके हैं। तो एक तरीके से इस पर रीजनल फैक्टर इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको पढ़ने में नाकामयाब रही। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इस बार जो इलेक्शन लड़े गए तो बीजेपी ने 2 मुद्दों पे लड़े, एक तो ब्रांड मोदी और पोलराइजेशन। क्या अब स्ट्रैटेजी में चेंज होगा? देखिए, अभी अगर बात करते हैं तो पीएम मोदी और बीजेपी के लिए कोई खास इंसेंटिव है नहीं, ठीक है। फंडामेंटल क्या है नरेंद्र मोदी के ऑरा पे कि पावर को सेंट्रलाइज करें। नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं तो मोदी पे ही इलेक्शन होता है, यानी कि एक सेंट्रलाइजेशन हमको दिखता है, और सेंट्रलाइजेशन उनकी रणनीतियों में भी दिखता है, स्ट्रैटेजी में भी दिखता है, ठीक है ना। तो सही बात है कि जब वो गुजरात के सीएम थे 2014 में, उस समय ये बिल्कुल सही था
लेकिन अभी मोदी या फिर मोदी शाह का जो कॉम्बिनेशन है, अब वो रेटोरिक काम नहीं कर रहा है, और अब ये काम करेगा नहीं करेगा ये भी कुछ कह नहीं सकते। तो ब्रांड मोदी जो है वो डेफिनेटली फेड होते हुए दिखा है। अब वाराणसी की सीट को ले लीजिए भाई, जहां पे बोला जा रहा था 10 लाख वोटों से जीतेंगे, पिछली बार 5 लाख से जीते थे, इस बार खाली 1.5 लाख से जीते। तो ये डेंट तो पीएम मोदी इमेज पे लगा है, ब्रांड मोदी पे लगा। हालांकि स्टिल पीएम मोदी ऐसा नहीं है, देखिए हर यहां पे अगर आप लोगों से पूछोगे ना पीएम मोदी वर्सेस कौन, तो इस बार लोगों ने बोला पीएम मोदी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पूछा जाता था अगर पीएम मोदी नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि भाई जो पीएम मोदी है वो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो जो मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं हुए, जो हमने प्रॉब्लम्स बोली थी वो सॉल्व नहीं हुई, ठीक है ना। तो डेफिनेटली पीएम मोदी अपनी ब्रांडिंग शिफ्ट करेंगे, और अभी तो बीजेपी सबसे बड़ी है और सबसे सक्सेसफुल है। नीतीश कुमार को, जैसे मैं अपनी तरफ से बात जोड़ रहा हूं कि पीएम पद ऑफर किया गया था, लेकिन उनको भी पता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस है वो हट के आए थे, काम नहीं करने वाला। हिंदुत्व की राजनीति का क्या अंत है, ये भी बोला गया। भाई हिंदुत्व की राजनीति से ही बीजेपी आई थी, और बीजेपी जब भी आती तो हिंदुत्व मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी को कहीं ना कहीं वो पीछे रहा। अब जो मोदी का फेनोमेना है वो हिंदू नेशनलिज्म से ऊपर है। देखिए ये बिल्कुल सच बात है, जो स्कीम्स हैं सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट माइनॉरिटी को हुआ है, मुस्लिम्स को हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन मुद्दों पे गए नहीं। अगर आप इन मुद्दों पे जाते, डेटा के साथ बात करते ना, तो आज कुछ और होता रिजल्ट्स। लेकिन आपने वही हिंदुत्व, या देखिए शुरुआत में जब फर्स्ट सेकंड रैली की थी तो पोलराइजेशन कम था, लेकिन धीमे धीमे नरेंद्र मोदी की बातों में पोलराइजेशन ज़्यादा दिखता है, ठीक है। वो मुस्लिम की बात करते हैं तो पीएम मोदी कहीं ना कहीं वो इनकी इमेज के लिए डेंट था, और इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वोटिंग की, और हमको रिजल्ट्स दिखे। इस बार जो मुस्लिम सीट है वो भी कम हुई, यूपी में भी कम हुई, वोट परसेंटेज कम हुआ, ठीक है। राम मंदिर जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा का पार्ट था, तो हम सबको पता है कि राम मंदिर, लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे मैं खुद दोस्तों में जब मैंने बात की तो एक हमारे हैं जानने वाले, तो अब उन्होंने बहुत 30 साल से काम किया है, बट उनको वो दिखे ही नहीं, उनको बुलाया तक नहीं गया। और ऐसे ही सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मैंने एक्चुअली ये कोर्ट में केस किया और हम लोगों ने लड़ाई की, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी को ही जब राम मंदिर का उद्घाटन है दिखाया गया और ये बैकफायर कर गया। जो एक्चुअल लोग हैं जो वहाँ पे जिन्होंने 30-35 जिन्होंने भाई अपना खून बहाया, एक तरीके से वहाँ पे राम मंदिर के लिए काम किया, उनको आपने आगे रखा नहीं और ये इनको बैकफायर किया, राइट। तो यही चीज़ है, और जैसा कि है नेशनल इशू कुछ था नहीं, तो ये भी यहाँ पे, और तो अब ये भी ये संदेश आता है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है ना उसका पीक आ गया है। जैसे पहले वो डोमिनेंट इस बार नहीं ली, देखिए डोमिनेंट का मतलब नहीं है यहाँ पे, मैंने आपको बताया है कि लोगों को मतलब होता है डेवलपमेंट भी चले और साथ ही साथ मुद्दे भी चले। अगर और उस पर डेवलपमेंट सबसे ऊपर है, लोगों को अगर फायदा मिल रहा है तो लोग आपको वोट करेंगे, और लोगों के ऊपर फायदा नहीं मिल रहा तो कोई भी आइडियोलॉजी उनके ऊपर थोप दो, चाहे हिंदुत्व की थोप दो चाहे मुस्लिम की थोप दो, लोग आपको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं होती तो रेवोल्यूशन हो जाता है ना। तो ये समझिए कि यहाँ पे ये, अब देखिए ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी हिंदुत्व पे ही वोट बटोरती है भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, उस पर भी वोट बटोरा जाता है। लेकिन इस बार हिंदुत्व थोड़ा डोमिनेंट रहा, हिंदुत्व एक कॉम्पोनेंट रहता है, लेकिन ब्रॉडर अपील जो होती है ना नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, वो और भी बड़ी होती है, ठीक है ना, सिर्फ हिंदुत्व पे नहीं रहती। अगला कि क्या ये मोदी की गलती थी कि सिर्फ कांग्रेस पे ही फोकस करना और स्मॉल स्टेट पार्टीज को इग्नोर कर देना? बिल्कुल, ये यहाँ पे जवाब देते हैं निरंजन सरकार की सच ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन से दिक्कतें आई हैं, एक डायरेक्शन से नहीं आई हैं। एंटी इनकम्बेंसी, मुझे ऐसा लगता है एंटी इनकम्बेंसी आज सच देखने को नहीं मिली, लेकिन जब आपका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन होता है तो लोगों का कनेक्शन छूट जाता है लोकल लीडर से। कार्यकर्ता कह रहे थे, जैसे सीटों का जिस तरीके से वितरण हुआ वो सही नहीं था, कार्यकर्ता कहते हमने इतनी मेहनत की, हमको क्या मिला, राइट। अब हम ये बोलते थे कि हम मोदी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम मोदी या बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जो है वो पॉपुलर हैं, अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इस बार हम एमपी के लिए, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे वोट नहीं करेंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा। अब देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं, जहाँ पे उन्होंने रैली की वहाँ पे भी 50% विन रेट रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो कितनी सीटें जीती हैं, ठीक है, रोड शो जो है वो बहुत ज़्यादा किए हैं, बट 31 सीटें ही जीती हैं,
है ना, वोट शेयर आप देख ही रहे हो। तो आप देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे नंबर ऑफ रैलीज या रोड शो करने से एकदम ही बदल गया। फिर उसके बाद कांग्रेस के रिवाइवल है क्या ये जो रिजल्ट आया है, देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बीजेपी को हर्ट करेगा, है ना। बीजेपी की जो इलेक्टोरल विक्ट्रीज है 90% प्लस स्ट्राइक रेट रहा है उनका कांग्रेस के अगेंस्ट पिछले 2 इलेक्शन में। अब अजीब बात है कि कांग्रेस को खाली 99 सीटें आई, लेकिन स्टिल कांग्रेस की जीत बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की बैंड बजी हुई थी, हालत टाइट थी, ठीक है ना। तो यहाँ 30% और 35% तक उन्होंने मैनेज किया है, और इस बार 328 सीटों पे लड़े। वो ज़्यादा सीटों पे, शायद सारी सीटों पे लड़ते तो ये वोट शेयर और ज़्यादा हो सकता था, या फिर और सीटें मिल सकती थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने एक मेजर रोल प्ले किया है हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी, दोनों ही जगह, है ना। अब 2014 में जब इलेक्शन है तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में 70% जो सीट्स वो बीजेपी ने जीती थी। 2019 में 60% जो है वो सीट जीती थी, लेकिन इस बार वो 40% भी नहीं हो पाया है, अगर आप देखो तो, है ना। तो इसीलिए पार्टी लॉस्ट, दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोलिशन पार्टनर है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। क्या रोल ये प्ले करने वाले हैं, अगला सवाल। देखिए बीजेपी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि, मैं अपनी राय दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि वो अभी इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी, मतलब नरेंद्र मोदी, दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। याद रखिएगा कि चंद्रबाबू नायडू 2002 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, लेकिन दोनों सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। दोनों को पता है कि कब पत्ते कब क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी, अगर आप देखो तो चंद्रबाबू नायडू एक साल सीनियर हैं नरेंद्र मोदी से, और दोनों ने पॉलिटिक्स भी एक ही समय शुरू की थी। तो दोनों की रगों में पॉलिटिक्स बहती है, खून नहीं बहता है, समझ रहे हो। अब डेफिनेटली वो स्टेबल कोलिशन को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अमित शाह और मोदी जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। एक और चीज़ है, अमित शाह को बहुत ज़्यादा कार्यभार दे दिया गया था। ये भी कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें यह था कि अमित शाह को बहुत सारी चीज़ें, टिकट वितरण से लेकर बहुत कुछ, यहाँ पे अमित शाह रैलीज से लेकर, अब कितने सारे अमित शाह ने रोड शो किए। तो ये भार भी कहीं ना कहीं भारी पड़ा, क्योंकि आप और लोगों को दे दो, और लोगों को पिक्चर में लेके आओ तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पॉलिसी कंट्रोल का मतलब ये भी है कि यहाँ कुछ राज्यों के लिए डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, और इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश जो हैं वो नंबर 1 पे रहेंगे। आंध्र प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग है वो यहाँ पे नंबर 1 रहेगी। और नीतीश कुमार की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन नीतीश जो हैं वो फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल है, लेकिन अकेले वो सरकार को नहीं गिरा सकते, हमको समझना है। अब अगला सवाल पूछा गया कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक के लिए चैलेंज क्या है। देखिए हम इंडिया की बात करेंगे, बट क्या इंडिया कोलिशन टिकेगा, हमको तो ये भी समझना है ना कि क्या इंडिया कोलिशन टिक सकता है। क्योंकि भाई आप ये समझिए कि पिछली बार ओपोजिशन था ही नहीं, इस बार प्रॉपर ओपोजिशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इंडिया अलायंस में भी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, राइट। अब जैसे किसान है, अब किसान अगर ऑपोजिशन के थ्रू जाता, ऑपोजिशन पार्टीज को बोलता कि आपके थ्रू हम फार्म लॉस को रिपील करवाएंगे, हटाएंगे, तो नहीं हो पाता। किसानों ने अकेले दम पे इस फार्म लॉ को रिपील करवाया, इन तीनों फार्म लॉ को रिपील करवाया। वो गली गली गए, सरकार जो है मतलब प्रदर्शन किए, तो सरकार ने इसको पुल बैक किया अल्टीमेटली। CAA NRC के साथ भी हमने यही देखा। अब इंडिया कोलिशन जो है अगर जेन्युइन पार्लियामेंट्री अपोजिशन बनना चाहता है तो ये हमको समझना पड़ेगा, दे हैव टू कम बैक इन फॉर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ऐसा होगा उतनी हेल्दियर डेमोक्रेसी रहेगी। अब जैसा कि हमने बताया कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार मुद्दे जो है वो पब्लिक ने उठाए, ऑपोजिशन ने नहीं उठाए। पब्लिक जो है वो लड़ी है। अमेठी में आप किसी को भी खड़ा कर देते, स्मृति ईरानी हार जाती। तो यहां समझना है ये कि इस बार मुद्दे उठाने हैं। सेकेंड, ये इंडिया कोलिशन कब तक चल पाता है कि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया की तो बात कर ली, बट ये कोलिशन कब तक चलता है, ठीक है भाई। बीजेपी 293 से अब 305 पे पहुंच गई है, सपोर्ट मिला है। तो फिलहाल कल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। मैंने कल ये लेक्चर किया था, किसको क्या मंत्रालय मिला है अभी तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही ये खबर आएगी हम तुरंत आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्राइम अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।